अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 34 आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। मैंने आपको क्या बताया था? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर डिजीजेस दैट इफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। ठीक है, ऐसी तमाम डिजीज़ जो हमारे हार्ट को और हमारी ब्लड वेजल्स को डिस्टर्ब करती हैं, उनको उनके अंदर डिसऑर्डर लेके आती हैं, उन तमाम की तमाम डिजीज़ को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप के बेटे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 जो है वो हमने कल स्टडी कर लिया था। आज हम नंबर 2 जो है उसको स्टडी करेंगे। नंबर 2 आपके पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। मायोकार्डियम मीन द हार्ट मसल्स, इन्फेक्शन मीन टिश्यू डेथ। The death of heart muscles is called myocardial infarction. It is commonly known as heart attack. It occurs when the blood flow to a part of the heart muscle is blocked for a prolonged period, leading to death of the heart muscle. Causes: a blockage in one or more coronary artery, often caused by a blood clot that form over atherosclerotic plaque. Symptoms: chest pain, tightness and pressure, shortness of breath, sweating, pain radiating to the arm, neck or jaw. Treatment: emergency treatment, medicine to dissolve clot, angioplasty to open blocked arteries and stenting to keep arteries open. Complications: heart failure, arrhythmias and sudden cardiac arrest. Prevention: maintaining weight with a healthy diet, avoid smoking, exercise regularly, control blood pressure, cholesterol and diabetes. हमने बेटे रीडिंग की। अभी मैंने अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट जो कार्डिक डिसऑर्डर है उसकी मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई। डैट इज़ मायोकार्डियल। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन, ये डिसऑर्डर क्या है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप आगे हम चलेंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये क्या है कि जब कोरोनरी आर्टरीज जो हो, वो कोरोनरी आर्टरी बेटा आपको पता है ना कि ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ना सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं हार्ट को, बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कार्डिक मसल को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाए किसी भी कोरोनरी आर्टरी में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ब्लड की या डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की। और अगर हार्ट मसल जो हैं वो डाई हो जाए, उनकी डेथ हो जाए ड्यू टू नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की तो सप्लाई हो ही नहीं रही, तो इसलिए मसल्स को ऑक्सीजन ना पहुंचे, ना न्यूट्रिएंट पहुंचे, तो क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। और जनरली आम लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपनी रूटीन लाइफ में जो वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, डैट इज़ हार्ट अटैक। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि ये डिज़ीज़ क्या थी। बेसिकली इस डिज़ीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। मैंने क्या बताया था बेटे, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है? देखो, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये दो डिफरेंट वर्ड्स मिलके बनी है। एक वर्ड है मायोकार्डियम और एक कौन सा है? इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन आप कह सकते हो उसको, रक, आरसी रक, आगेशन, दो डिफरेंट वर्ड है। मायोकार्डियम का मतलब है हार्ट मसल्स। हार्ट के मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। दूसरा क्या है? टिश्यू की डेथ। किसके टिश्यू की डेथ? हार्ट के टिश्यूज़ की डेथ। अब यहाँ पे बेसिकली इस डिजीज़ में क्या होता है कि बेटे हार्ट के जो मसल्स हैं, जब बेसिकली क्या होगा कि हार्ट को कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है ना। अगर कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ये दो चीज़ें वो सप्लाई करती हैं कार्डिक मसल्स को। अगर इन आर्टरीज में बेटे कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है,
तो क्या होगा कि उसकी वजह से इनसफिशेंट जो है वो सप्लाई होती है ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स की टुवर्ड कार्डिक मसल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हार्ट मसल्स को बिल्कुल भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, जिसके रिजल्ट में जो हार्ट मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पेशेंट को इस टाइम हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, और ये जो है मतलब स्लोली स्लोली होता है। पहले आपकी थोड़ी सारी ब्लॉकेज आती है और ब्लॉकेज फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इतना बढ़ जाता है कि बिल्कुल आर्टरी जो है आपकी ब्लॉक हो जाती है। फिर ज़रा से भी जो रुक रुक के भी ब्लड जो जा रहा था फिर वो भी नहीं जाता। आपकी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ना न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, जिसके रिजल्ट में जो हार्ट मसल्स हैं बेटे उनकी डेथ हो जाती है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके काजिस के। इसके काजिस क्या हैं, ये क्यों हो रही है। अभी हमने पढ़ लिया कि ये क्यों होती है। जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज, एक आर्टरी में आ सकता है, दो से ज़्यादा आर्टरीज में भी जब कोई ब्लॉकेज हो जाए या आपकी आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो कंप्लीटली बंद हो जाए, तो उस मतलब बंद कैसे हो सकती हैं। या तो उसके अंदर कोई जो है ब्लॉकेज होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है और सब्सटेंस हो सकते हैं, या उसके अंदर इवन कोई ब्लड क्लॉट भी हो सकता है जिसकी वजह से वो बंद हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये इसके रीज़न है। और ग्रेजुअली ये होता है, ये नहीं कि एक दिन में एक ही टाइम में जो है वो पूरी की पूरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, नहीं, ग्रेजुअली स्लोली स्लोली फ्रॉम टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो होती है। लेकिन ये है कि शुरू में इसका आइडिया नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता जब पेन होना शुरू होती है ना तब इसका जो है वो आइडिया होना शुरू होता है। यानी कि ब्लॉकेज जो कोरोनरी आर्टरी की होती है वो ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से या डिफरेंट टाइप की और चीज़ें जैसे कि ब्लड क्लॉट है तो उसकी वजह से जो है इसकी ब्लॉकेज होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटे इसके सिम्टम्स में क्या होगा। चेस्ट पेन होती है, आपको चेस्ट पे टाइटनेस फील होती है, प्रेशर फील होता है, सांस लेने में दुश्वारी आती है, सांस रुक रुक के आता है, पसीने आते हैं और आपको पेन होती है बेटे जो आपके आर्म से यानी कि शोल्डर से स्टार्ट होती है, ठीक है, नेक तक जाती है। इवन आपको अपने जाज में भी जो है वो पेन फील होगी। उसके बाद आता है इसका सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं वो तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में क्या है कि इमरजेंसी जो है इसके ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे ही आपको हार्ट अटैक होता है बेटे या आपको ये तमाम के तमाम सिस्टम फील होते हैं तो फ़ौरन से पहले आपने इन एमरजेंसी सिचुएशन हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। डॉक्टर जो हैं सबसे पहले आपकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी एक टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि कौन सी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर आगे प्रिस्क्राइब करेगा, आपको बताएगा कि किस लेवल तक आपकी आर्टरी जो हैं वो ब्लॉक हैं। अगर तो ब्लॉकेज बहुत थोड़ा हो तो डॉक्टर आपको जो है बेटे वो स्टंट डालते हैं, और अगर आपका जो आर्टरीज हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं तो उस केस में आपकी जो है वो सर्जरी होती है और आपको जो है वो ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं। ग्राफ्ट का मतलब होता है नई आर्टरीज जो हैं वो वहाँ से पुरानी ख़त्म करके तो नई जो है उस जगह पे लगाई जाएंगी। ठीक है, रिप्लेस की जाएंगी। नेक्स्ट आती है इसकी प्रिवेंशन के हम कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको बेटे हम फॉलो करके इस डिजीज़ से बच सकते हैं। क्या है कि पहले हमने अपने वेट को मेंटेन करना है। वेट हमारा आइडियल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए। किसी पर्सन को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ा, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई वाली जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल घी हो, इस तरह के खाने जो हैं वो कम से कम खाने चाहिए। बीफ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वॉक करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और डायबिटीज़ को भी जो है वो कंट्रोल रखना है। तो इंशाल्लाह इस बीमारी से जो है वो बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने अपनी सेकंड डिजीज़ भी कंप्लीट कर ली है। देखो हमने क्या पढ़ लिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने पढ़ा, और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनसे मिलके ये पूरा जो है ये बनती है टर्मिनोलॉजी। दोनों के मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके रीज़न क्या है ब्लॉकेज के, कि ब्लॉकेज कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ग्रेजुअली जो है लिपिड्स का बिल्डअप होना शुरू होता है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल का, या इसमें क्या बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉट आ जाएगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर। और जब बेटे कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट हार्ट तक ईज़िली नहीं होती।
स्लोली स्लोली होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आर्टरी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। जब आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, आप जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। फिर हमने इसके काजेज़ पढ़े कि इसके रीज़न क्या थे, फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़े, देन मैंने इसकी ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और इन द एंड इसकी प्रिवेंशंस आपको पढ़ाई। अगर यहाँ पे आप देखो, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, हार्ट की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे इतना सा पोर्शन आपको ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, दिस इज़ डेड टिश्यू। ये डेड टिश्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे जो आर्टरीज़ हैं वो बिल्कुल बेटे ब्लॉक हो चुकी हैं। उनको ना तो ऑक्सीजन पहुंचती है, ना ही उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाले टिश्यूज़ जो हैं, जो कार्डिक टिश्यूज़ हैं ये वाले, इनकी क्या होगी बेटे, कार्डिक मसल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए डार्क कलर में आपको दिखाए हुए हैं। अब ये देखो, आपको इसको और इन्हांस करके, बड़ा करके, इनलार्ज करके दिखाया है। ये एक नॉर्मल विड्थ थी एक आर्टरी की, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज होगी। यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे कोलेस्ट्रोल या डिफरेंट टाइप के जो फैट्स हैं वो सारे यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटे आर्टरी बिल्कुल बंद हो जाती है। देखो ये ब्लॉक होगी ना यहाँ से, तो जब ये इस तरह ब्लॉक हो जाती है तो जो मसल्स हैं हार्ट के वो वहाँ से क्या करना शुरू करते हैं, दर्द करना शुरू कर देते हैं और क्या हो जाता है, पर्सन को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये हमने बेटे अपनी सेकंड डिसऑर्डर जो था वो भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, इनको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Sometime heart attack occur without symptom. It is called silent heart attack. It is more common in the elderly and patient with diabetes. कभी कभार ऐसा हार्ट अटैक भी होता है जिसमें, कभी देखो 2 तरह के हार्ट अटैक हैं। एक वो हार्ट अटैक है जिसमें आपको सिम्टम फील होते हैं, यानी कि आपको शोल्डर में बहुत शदीद पेन होती है, आपके जाज में पेन होती है, आपके नेक में पेन होती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट आता है, तो आपको मतलब ना चेस्ट में पेन हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और आपको हार्ट अटैक हो जाता है, यानी कि सिम्टम आपको नज़र आते हैं। लेकिन कभी कभार हार्ट अटैक ऐसा भी होता है जो विदाउट सिम्टम होते हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन आपको क्या होता है कि हार्ट अटैक हो चुका होता है, ठीक है। इस तरह के हार्ट अटैक को जो विदाउट सिम्टम हो उसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक जो है ये एज पीपल में, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनके भी अंदर ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको जो है साइलेंट हार्ट अटैक होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे इज़ हेल्ड ऑन 29 सितंबर एवरी डे। इट इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ टू गिव अवेयरनेस टू कॉमन पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। हर साल पूरी दुनिया में एक हार्ट डे मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। और इसमें इसका मेन पर्पस क्या है कि लोगों को जो है अवेयरनेस दी जाए अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, के लोगों को बताया जाए, उनको आगाही दी जाए कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, इनकी प्रिवेंशंस क्या है, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो बेटे ये हमने अपनी सेकंड डिजीज़ जो है ये कंप्लीट कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने ज़िक्र किया था टर्मिनोलॉजी का, अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ी थी। बेटे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिथमियस। क्या लिखा हुआ है, एरिथमियस। ये देखिए क्या कैसे हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एरिथमियस। एरिथमियस क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि ये तुम जब देखो हार्ट के मसल्स को बेटे सही तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना आपका सर्कुलेशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी रेगुलर नहीं होती, जो उसका एक रेगुलर रिदम था ना, हमने पढ़ा था लब डब, उस तरह से वो नहीं होगी, वो भी जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डिसऑर्डर की तरफ, डैट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Angina pectoris, commonly called angina, is chest pain or discomfort caused by reduced blood flow to the heart muscle, typically due to coronary artery एक सेकेंड बेटे, आर्टरी डिजीज़, ठीक है। शो हो रहा है आप लोगों को, ये इधर ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। एंजाइना इज़ a symptom of CHD and often indicate that the heart is not getting enough oxygen. Symptom: chest pain or discomfort, chest pressure, squeezing or heaviness. Pain can radiate to the shoulder, neck or arm. Treatment: lifestyle changes, medications, procedure like angioplasty or stent placement. Complications: if untreated can progress to myocardial infarction,
इन्फेक्शन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। सेकेंड डिजीज़ जिसकी अभी मैंने थर्ड डिजीज़, ठीक है, जिसकी अभी मैंने रीडिंग की बेटे, डैट इज़ नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इसको भी गौर से सुनो और समझो। एंजाइना पेक्टोरिस बेटे क्या चीज़ है, कॉमनली इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। एंजाइना अक्सर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि इसको एंजाइना का अटैक हुआ है, आम घरों में ये वर्ड बोला जाता है। एंजाइना क्या चीज़ है, एंजाइना एक चेस्ट पेन है, एक डिस्कम्फर्ट है, और ये क्यों होती है, जब आपके हार्ट मसल को ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड का फ्लो हार्ट मसल्स को कम पहुंचता है ब्लड, ठीक है, ब्लड का फ्लो जो है, जो उसका एक फ्लो था मैक्सिमम, वो नहीं होता, बल्कि वो उसके अंदर एक कमी आ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या ये बेसिकली ये भी आर्टरी की वजह से ही हो रही है ना। अगर आपकी आर्टरी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आर्टरी का जो मेन फंक्शन था कि जो ऑक्सीजन उसने हार्ट मसल्स को पहुंचानी थी और जो न्यूट्रिएंट उसने पहुंचाने थे वो सही तरह से नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो आप देखो, अगर मतलब हमारे पास यहाँ पे रीज़न क्या है एंजाइना का, ठीक है, क्या है कि एंजाइना जो है बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आपको बात वही है कि जो आर्टरीज हैं, हमने पहले ही पढ़ा, आर्टरीज का जो मेन फंक्शन था ब्लड का फ्लो, वही जो है वो सही तरह से कार्डिक मसल्स को नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन होती है, और उस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो चेस्ट पेन आपको होगी ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। एंजाइना बेसिकली बेटे एक वार्निंग साइन होता है। क्या होता है, एक वार्निंग साइन होता है कि ऑक्सीजन डिमांड जो हार्ट की है वो ग्रेटर है देन सप्लाई। यानी कि जो हार्ट की जो डिमांड थी ना ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा थी, लेकिन जो हार्ट को ऑक्सीजन पहुंच रही है वो क्या पहुंच रही है, वो उसकी डिमांड से कम पहुंच रही है। जब उसको जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड से बेटे कम पहुंचती है, तो जो रिस्क है हार्ट अटैक का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एंजाइना जो है ये एक वार्निंग साइन है, ठीक है। ये एक वार्निंग होती है हमारे लिए, अगर हमें चेस्ट में पेन फील हो रही है ना, एंजाइना का अटैक हो रहा है, एंजाइना का पेन हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक वार्निंग साइन है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, हमारे ब्लड को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, जितनी उसकी डिमांड थी ब्लड की उतना ब्लड हार्ट के मसल्स को नहीं पहुंच रहा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंजाइना का अटैक है, एंजाइना का पेन है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि चेस्ट पेन होगी, आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करोगे, आपको डिसकम्फर्टेबल जो है वो फील होगा, चेस्ट में एक प्रेशर फील होगा, आपको पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, ठीक है। और ये पेन जो है आपके शोल्डर से शुरू होती है, आपके नेक पे भी जाती है, ऊपर साइड पे भी, और नीचे आपके आर्म पे भी जो है ये पेन आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, कि कौन सी, अगर एंजाइना का अटैक होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, हमने सबसे पहले तो हेल्दी डाइट की तरफ आना है, ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी है। अपना जो रूटीन, हमारा जो पूरा एक रूटीन है पूरे हमारे डे की, उसको हमने चेंज करना है, हमने कोशिश करनी है हम सुबह भी वॉक करें, रात को भी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, मुरगन गज़ाएँ, ज़्यादा ऑयली खाने जो है वो मत खाएं, और डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी है उनको आप टाइमली लो, ठीक है। और फिर वो आगे डॉक्टर ही बताता है, बाज़ का जब एंजाइना का अटैक होता है ना, तो डॉक्टर जो हैं वो चेक करते हैं, आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी से ये पता चल जाता है कि ब्लॉकेज किस आर्टरी में है। तो जब पता चल जाता है, फिर डॉक्टर उसी एंजियोप्लास्टी से ही पता करते हैं, टेस्ट से ही बेटे ये पता चलता है कि जो ब्लॉकेज है वो किस नोयत का है। अगर तो वो ब्लॉकेज कम हो तो सिंपली स्टंट से वो ब्लॉकेज जो है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में उस आर्टरी को रिप्लेस करना पड़ता है, और वहाँ पे नई आर्टरी जो है वो ग्राफ्टिंग उसकी की जाती है, नई आर्टरी जो है वो लगाई जाती है, जिसको हम लोग बाईपास कहते हैं या हार्ट सर्जरी कहते हैं, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, कि मतलब इसका कोई, आपको एंजाइना का अटैक हुआ है लेकिन आप लोग बस इसको लाइट लेते रहे हो और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट को जो है वो ब्लड नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, और एज ए रिज़ल्ट आपका हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, यानी कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। जब हार्ट काम करना बंद करता है तो आपका दुनिया से वैसे ही नाता जो है बेटे ख़त्म हो जाता है, यानी कि यू आर नो मोर।
तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एंजाइना पढ़ा, उसके सिम्टम्स पढ़े, ट्रीटमेंट पढ़ी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी। तो बेटे जब भी कभी आपके घर में जितने भी एल्डर्स पीपल्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जब भी कभी आप फील करो कि उनको चेस्ट में पेन हो रही है, अनईजीनेस फील कर रहे हैं, सही तरह से सांस नहीं ले पा रहे, तो उस चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना। फ़ौरन से पहले आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास उनको लेके जाना है। ठीक है, ये आपका एक अहम फरीज़ा है। ठीक है, एज ए मुसलमान भी और एज ए एक औलाद होने के नाते भी जो है ये आपका फ़र्ज़ है जो आपने पूरा करना है। खैर आगे चलते हैं बेटे। हमने अपने जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर थे, 3 डिसऑर्डर यहाँ पे दिए गए थे, तीनों के तीनों मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक हमें दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस। स्मोकिंग, हम पहले भी जब रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था तब भी हमने स्मोकिंग को डिटेल से पढ़ा था, तो आज भी हम पढ़ेंगे कि स्मोकिंग जो है वो किस तरह से हार्ट डिजीज़ के साथ लिंक्ड है और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हार्ट के ऊपर। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। स्मोकिंग इज द मेजर रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। हायर एंड ओवर हेयर्स एंड ओवरव्यू of how smoking adversely impact heart health. Number 1, increased risk of atherosclerosis. ठीक है, smoking accelerate atherosclerosis by damaging the endothelium of arteries. Increased risk of blood clot formation. Smoking increase the chances for blood to clot by promoting platelet aggregation. The clots that can block coronary artery and lead to myocardial infarction. Elevated blood pressure. Smoking contribute to elevated blood pressure by causing vasoconstriction, heart rate and rhythm abnormalities. Arrhythmias are irregular heartbeats that can be dangerous. Smoking affect heart rhythm by increasing heart rate. Next page पे चलें। Number 5, reduce oxygen delivery. Carbon monoxide from cigarette smoke binds to hemoglobin in red blood cell more effectively than oxygen, reducing the blood oxygen carrying capacity. Number 6, impact on overall cardiovascular health. Smoking contribute to the narrowing of arteries in the legs, which can further strain the heart. हमने क्या पढ़ लिया बेटे, अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया है, दैट इज इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। हार्ट की जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो स्मोकिंग से किस तरह से रिलेटेड है, ये हमने सारी पढ़ी। नंबर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्मोकिंग जो है बेटे एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। कुछ यहाँ पे जो हैं उसके इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट यानी कि जो रॉन्ग चीज़ें होती हैं ड्यू टू स्मोकिंग, वो सारी आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। वन बाय वन वो सारी मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस अभी हमने पढ़ा भी था। इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें वेरियस सब्सटेंस जो हैं बेटे वो आर्टरीज की वॉल्स में उनकी एक कॉम्युलेशन होना शुरू होती है, यानी कि जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। उसकी जो आर्टरीज की वॉल है डेट इज एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये पहला एक बैड या एडवर्स इफेक्ट है किसका, स्मोकिंग का। दूसरी चीज़ क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। स्मोकिंग जो है बेटे वो ब्लड क्लॉट के चांस को बढ़ा देती है और ये प्रमोट करती है किस तरह से, बाय प्लेटलेट एग्रीगेशन। अच्छा यहाँ पे बेटे एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा, स्मोकिंग जो है वो ब्लड क्लॉट के चांस को इंक्रीज़ कर देती है और किस तरह से इंक्रीज़ करती है, ये प्रोमोट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हमने पढ़ा था ना, प्लेटलेट्स अभी जब ब्लड सेल्स पढ़ के आए थे, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं बेटे ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं और एक प्लग बना देते हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर जो है वो डैमेज होता है और यानी कि रिपेयरिंग वेस्कुलर डैमेज और जो स्टॉपिंग ब्लीडिंग वाला जो प्रोसेस है वो सारा का सारा इससे जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो तो वो
ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लीडिंग जो है वो बेटे एक्सेसिव हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। यानी कि बेटे इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बता दिया कि प्लेटलेट एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, और ये एक प्लग जो है वो बना लेते हैं। आप फिलहाल इसको इतना ही याद रखो। और ये इतना ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स का रिस्क जो है वो इससे बढ़ जाता है कि इवन जो है इससे आपको आपके जो चांसेस हैं ना मतलब हार्ट अटैक के, वो भी या हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं अगर ये ब्लड क्लॉट जो है वो मतलब बनना शुरू हो जाए अगर आपकी आर्टरीज के अंदर। उसके बाद थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। जब जो भी पेशेंट जो है, पेशेंट कह रही हूँ, जो भी पर्सन जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो बेटे स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी हार्ट डिजीज़ जो हैं वो होती हैं। स्मोकिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में। एलिवेटेड का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, एलिवेट का मतलब होता है हाई होना, ठीक है, बाय काजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब ये वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या चीज़ है? वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसको अंडरलाइन करो पहले तो। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरविंग ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है। जब आपकी ब्लड वेजल्स यानी कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जब ये नैरो हो जाएं तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से आपकी ब्लड वेजल जो हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं। समझ आ गई ना आपको कि वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नैरविंग ऑफ ब्लड वेजल्स। जब ब्लड वेजल्स बेटे नैरो हो जाती हैं तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 4 हमारे पास आता है हार्ट रेट एंड रिदम एबनॉर्मेलिटीज़। जो पर्सन जो बेटे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये हार्ट मतलब स्मोकिंग करते हैं, स्पेशली जो लोग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। उनका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि जिस तरह का नॉर्मल एक पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का हार्ट रेट होता है वैसा नहीं रहता। और इरिथमियस, बार बार मैं आपको बता दी हूँ, इरिथमियस काज होती है उनको। इरिथमियस क्या है? जब आपका जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर उसका साइकिल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथमियस कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये भी जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से भी पढ़ा। तो स्मोकिंग जो है वो हार्ट की रिदम को जो है वो मतलब चेंज कर देती है, हार्ट की रिदम को बहुत ज़्यादा इरेगुलर कर देती है, और इसकी वजह से हार्ट का रेट जो है वो, हार्ट बीट जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, नंबर 5 देखें। नंबर 5 में आपको क्या बताया है कि स्मोकिंग की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको पता है कि जब सिगरेट बेटे पिए जाती है तो सिगरेट की वजह से कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, और रेड ब्लड सेल में अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड अप हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ज़्यादा इफेक्टिवली उसके साथ बाइंड होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एक नॉर्मल पर्सन, जैसे कि सपोज कोई भी नॉर्मल पर्सन, मैं अपनी एग्जांपल देने लगी थी, जैसे मैं भी स्मोकिंग नहीं करती, ठीक है, तो मेरी जो ब्लड है उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है कि ब्लड के साथ जो है वो ऑक्सीजन बाइंड अप होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से सारे हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर एक पर्सन सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो क्या होगा, उस स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, और हीमोग्लोबिन के साथ बजाय इसके कि ऑक्सीजन जाके जो है मिक्सअप हो, ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटे वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है, और ये क्या करता है, ब्लड की एबिलिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन कम कर देगा। जब ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा थी, लेकिन अब उसको ऑक्सीजन पहुंच क्या रही है, कम रही है। जब हार्ट को भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो काज हो जाएंगी। लास्ट में आपको लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उन तमाम में स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा बैक इम्पैक्ट है।
हर केस में, हर बीमारी में जो है स्मोकिंग की वजह से हर बीमारी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इवन स्मोकिंग की वजह से जो लेग की आर्टरीज हैं वो भी नैरो हो जाती हैं, ठीक है। जब वो नैरो होंगी तो ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटे उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ जो हैं, ये हमने डिटेल से पढ़ लिया। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इस पूरे चैप्टर को आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ थी, बहुत सारी नई चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। कोई टर्मिनोलॉजी, कोई आपको लग रहा है वर्ड है जिसका मतलब आपको समझ नहीं आई तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने मेरे से लाजमी पूछना है और इसकी अच्छी तरह से तैयारी इस चैप्टर की आपने करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में बेटे मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाए, एज़ वेल एज़ मैंने आपको बहुत सारे नोट्स भी जो है वो राइट करवाए। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर जिनके कोई मिस हो गए हैं, एक दफ़ा से मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ हमने इस चैप्टर में क्या कुछ बनाया और क्या कुछ मैंने आपको नोट दिए। इसमें मैंने आपको बेटे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ड्रॉ करके दिखाया, लेबल डायग्राम हमने ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स में और वाइट ब्लड सेल में जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको राइट करवाए, ठीक है। मैंने ज़्यादा डिफरेंसेस आपको लिखवाए हैं इसलिए ताकि अगर कोई एक आध आपको मुश्किल भी लगता है तो आप उसको स्किप कर सको। उसके बाद ये रफ डायग्राम मैंने आपको सारी की सारी हार्ट की ड्रॉ करके दिखाई और आपको इसका पूरा मैकेनिज़्म जो है वो अच्छी तरह से समझाया। फिर हमने इस चैप्टर में बेटे आर्टरीज और वेंस के अंदर जो डिफरेंस थे वो भी सारे मैंने आपको राइट करवाए, और फिर आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के अंदर जो डिफरेंस थे वो भी मैंने आपको सारे राइट करवाए। और एक और चीज़ ही मैंने यहाँ पे आपको दी, डैट इज़ के हार्ट के अंदर कितने वॉल्स थे, ठीक है। उन वॉल्स की लोकेशन क्या थी और उन वॉल्स का फंक्शन क्या था, ये भी मैंने आपको नोट लिखवाया। तो इस चैप्टर में बेटे काफ़ी सारे नोट जो हैं वो हमने लिखे हैं। ये तमाम के तमाम नोट्स इसलिए आप लोगों को लिखवाए हैं क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, वरना किसी को भी शौक़ ना तो पढ़ने का होता है और ना ही एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई मुझे शौक़ है। हम वही चीज़ पढ़े होते हैं जो हमारे सिलेबस से लिंक्ड है, ठीक है। और वही नोट्स मैं आपको देती हूँ ताकि आप जब ये इस अपने पेपर में लिखो तो आपके अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।